Welcome back to my channel. नमस्कार। आज हम भारत के भूगोल पर एक विस्तृत बातचीत करने वाले हैं। हाँ, और इसके लिए हम इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव ज्योग्राफिकल रिव्यू को आधार बना रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं कि भारत नक्शे पर कहाँ है या यहाँ क्या-क्या है, बल्कि ये समझना है कि ये जमीन, पहाड़, नदियाँ, मौसम, ये सब मिलकर देश की कहानी कैसे गढ़ते हैं। बिल्कुल, मतलब ये भूगोल भारत के लिए मौके कैसे बनाता है और चुनौतियां कैसे खड़ी करता है। सही। तो चलिए इसी नजरिए से इस स्रोत को देखते हैं। तो सबसे पहले दुनिया के नक्शे पर भारत स्रोत कहता है एशिया के दक्षिण में है। इसमें कुछ खास है क्या? हाँ, बिल्कुल है। सिर्फ दक्षिण एशिया में होना ही काफी नहीं है। इसकी जो अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति है वो भी बहुत अहम है। अच्छा, कैसे? देखिए, 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश तक फैलाव है। इसका मतलब है कि दक्षिणी हिस्सा भूमध्य रेखा के ज्यादा नजदीक है। हाँ, तो वहाँ गर्मी और नमी ज्यादा होगी? बिल्कुल, और उत्तरी हिस्सा जो है वो उपोष्ण और शीतोष्ण कटिबंध की तरफ पड़ता है, तो वहाँ मौसम ज्यादा विविध होता है, सर्दियाँ ठंडी होती हैं। और देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक, ये भी काफी चौड़ा है। हाँ, और इस चौड़ाई की वजह से असल में तो टाइम जोन का अंतर काफी होना चाहिए, पर भारत एक ही मानक समय मानता है। ये भी एक दिलचस्प बात है। और इसका आकार देखिए, 32 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा, दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश। ये सुनने में ही कितना विशाल लगता है। दुनिया की कुल जमीन का लगभग 2.4%। क्या सिर्फ ये आकार ही मायने रखता है? रखता है, बिल्कुल रखता है। इसी विशाल आकार की वजह से तो इसे उपमहाद्वीप कहते हैं। लेकिन देखिए, सिर्फ आकार नहीं, इसकी सीमाओं की जो बनावट है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि उत्तर में हिमालय। हाँ, उत्तर में हिमालय, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला, एक तरह से एक मजबूत प्राकृतिक दीवार है ये। और दक्षिण में 3 तरफ से समुद्र है, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी। सही, तो एक बहुत लंबी तटरेखा मिल जाती है। अब जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि ये दीवार मतलब हिमालय और ये तटरेखा, ये दोनों मिलकर भारत की जलवायु को, खासकर मानसून को। हाँ, मानसून तो बहुत अहम है। बिल्कुल, और सिर्फ जलवायु ही नहीं, ऐतिहासिक रूप से देखें तो हमलों के रास्ते, व्यापार के मार्ग, बाहरी दुनिया से संबंध, इन सब पर हजारों साल से असर डालते आए हैं ये। अच्छा, मतलब हिमालय ने मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोका और आक्रमणकारियों को भी काफी हद तक रोका। और तटरेखा ने क्या किया? समुद्री व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। दिलचस्प है ये। सीमाओं की बात चली है तो पड़ोसी देशों का जिक्र भी कर लें। स्रोत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश का जिक्र है, और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। हाँ, ये सभी पड़ोसी हैं। और ये सीमाएं तो बहुत लंबी हैं। स्थल सीमा करीब 15,200 किलोमीटर और समुद्री तटरेखा 7,500 किलोमीटर से ज्यादा। हाँ, आंकड़े तो ये प्रभावशाली हैं, लेकिन ये सिर्फ लंबाई की बात नहीं है। हर सीमा की अपनी अलग कहानी है, अपनी अलग विशेषता है। मतलब ये कि जैसे उत्तर और उत्तर पूर्व में हिमालय वाली सीमाएं हैं, वो बहुत दुर्गम हैं। हाँ, वहाँ आना जाना मुश्किल है। बिल्कुल, तो जमीनी संपर्क मुश्किल होता है, लेकिन रणनीतिक रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी तरफ पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो सीमाएं हैं वो ज्यादातर मैदानी हैं और घनी आबादी वाले इलाकों से गुजरती हैं। तो वहाँ प्रबंधन और सुरक्षा की चुनौतियां अलग होंगी। एकदम अलग। और फिर लंबी तटरेखा है जो व्यापार के लिए, नौसैनिक सुरक्षा के लिए अहम है। तो ये सीमाएं सिर्फ नक्शे पर लकीरें नहीं हैं, ये भारत की विदेश नीति, उसकी सुरक्षा रणनीति, यहाँ तक कि देश के अंदर की स्थिरता पर भी असर डालती हैं। सही कहा, ये तो जीवंत क्षेत्र हैं। अच्छा, अब आते हैं भारत की भौगोलिक संरचना पर। स्रोत इसे 6 मुख्य हिस्सों में बांटता है: हिमालय, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। ये नाम तो सुने हैं, लेकिन क्या ये बस अलग अलग हिस्से हैं या इनमें कोई आपसी जुड़ाव भी है? ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। ये सिर्फ अलग अलग हिस्से नहीं हैं, ये एक पूरी व्यवस्था, एक सिस्टम का हिस्सा है। सब एक दूसरे से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं? जैसे हिमालय को ही लीजिए, वो सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो भारत की ज्यादातर नदियों का स्रोत हैं, खासकर गंगा, यमुना जैसी नदियां जो साल भर बहती हैं। अच्छा, हाँ। और इन्हीं नदियों ने क्या किया? उत्तरी मैदानों को बनाया,
जो भारत का अन्न भंडार कहलाता है। जहाँ सबसे ज्यादा खेती होती है। बिल्कुल। फिर प्रायद्वीपीय पठार है, जो भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। वो खनिजों से भरा पड़ा है, जो उद्योगों के लिए जरूरी हैं। सही। तटीय मैदान बंदरगाहों और खेती दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और द्वीप समूह जो है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, वो सामरिक नजरिए से बहुत अहम है। तो ये विविधता कमाल की है। पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान, तट, द्वीप, सब कुछ है। हाँ, और एक बात और, इन क्षेत्रों का विकास भी एक जैसा नहीं हुआ है। वो काफी हद तक उनकी अपनी भौगोलिक बनावट और वहां मिलने वाले संसाधनों पर निर्भर करता है। यानी ये विविधता सिर्फ नक्शे पर नहीं है, बल्कि देश के काम करने के तरीके, अर्थव्यवस्था पर भी असर डालती है। जैसे आपने कहा, उत्तरी मैदानों की उपजाऊ जमीन और पठार के खनिज। बिल्कुल। जहाँ हिमालय से निकली नदियों ने मैदानों को उपजाऊ बनाया, वहाँ घनी आबादी बसी, खेती हुई। जहाँ पठारी क्षेत्र में खनिज मिले, वहाँ उद्योग और खनन का विकास हुआ। और तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ना, व्यापार। हाँ, मरुस्थलीय क्षेत्र में जीवन की अपनी चुनौतियां हैं। तो ये जो भौगोलिक विविधता है, यही भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना की नींव है। हर क्षेत्र की अपनी खासियत है, अपनी ताकत है और अपनी कमजोरियां भी हैं। और ये सब राष्ट्रीय विकास की नीतियों को प्रभावित करता है। अब आते हैं उस चीज पर जो शायद भारत की सबसे बड़ी पहचान है भूगोल के लिहाज से, जलवायु, खासकर मानसून। स्रोत कहता है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी। ये मानसूनी कितना अहम है? अरे, ये तो बहुत ही ज्यादा अहम है। उष्ण कटिबंधीय होने से गर्मी तो है ही, लेकिन मानसून ही है जो असल में भारत की किस्मत तय करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जून से सितंबर तक जो दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, वही देश की लगभग 70 से 80% बारिश लाता है। 70 से 80%? बाप रे! और ये सिर्फ खेती के लिए पानी नहीं है, ये नदियों को भरता है, जमीन के नीचे पानी को रिचार्ज करता है, बिजली उत्पादन पर असर डालता है। स्रोत में कहा गया है कि लगभग 55% आबादी खेती पर निर्भर है। हाँ, आधी से ज्यादा आबादी। और ज्यादातर खेती मानसून पर ही निर्भर है। तो सोचिए, मानसून अच्छा हुआ या खराब, इसका सीधा असर करोड़ों लोगों की कमाई पर, खाने की सुरक्षा पर और पूरी अर्थव्यवस्था की सेहत पर पड़ता है। तो इसका मतलब मॉनसून पर इतनी निर्भरता एक तरह की कमजोरी भी है। मतलब अगर मॉनसून गड़बड़ा गया तो सब गड़बड़। हाँ, कह सकते हैं। ये एक दो-धारी तलवार है। मानसून जीवन देता है, लेकिन ये बहुत अनिश्चित है। कब आएगा, कितना बरसेगा, कहाँ ज्यादा बरसेगा, कहाँ कम, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी बाढ़ आ जाती है। बिल्कुल। ये दोनों ही मानसून की अनियमितता के नतीजे हैं। और अब जो जलवायु परिवर्तन की बात हो रही है, उससे ये अनियमितता और बढ़ने का डर है। तो फिर इसका उपाय क्या है? उपाय यही है कि जल प्रबंधन बेहतर हो, सिंचाई के दूसरे स्रोत विकसित किए जाएं, मौसम का अनुमान और सटीक हो। ये अब सिर्फ खेती का मामला नहीं रह गया है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन गया है। तो एक तरफ और गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा दूसरी तरफ। इनमें मुख्य अंतर क्या है और वो क्यों मायने रखता है? देखिए, मुख्य अंतर है पानी के स्रोत में और उनके बहाव में। हिमालय से निकलने वाली नदियां ग्लेशियरों से पानी पाती हैं। अच्छा, बर्फ पिघलने से। हाँ, इसलिए उनमें साल भर पानी रहता है। वो पेरेनियल हैं। वो लंबी दूरी तय करती हैं, अपने साथ बहुत सारी मिट्टी, गाद लाती हैं, जिससे वो बड़े बड़े उपजाऊ मैदान बने हैं। जैसे गंगा का मैदान। बिल्कुल। दूसरी तरफ जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये ज्यादातर पठारी इलाकों से निकलती हैं और बारिश पर निर्भर हैं। तो ये मौसमी हुई। हाँ, ज्यादातर मौसमी होती हैं। गर्मियों में पानी कम हो जाता है, कई बार सूख भी जाती हैं। ये नदियां पुरानी सख्त चट्टानों वाली घाटियों में बहती हैं और ज्यादा डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती को छोड़कर जो पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी बनाती हैं। तो इस अंतर का असर क्या होता है? असर सिंचाई पर पड़ता है, नाव चलाने पर पड़ता है, बाढ़ के पैटर्न पर पड़ता है। हिमालयी नदियां मैदानों के लिए वरदान हैं, लेकिन कभी-कभी भयंकर बाढ़ भी लाती हैं। वहीं प्रायद्वीपीय नदियों पर निर्भर इलाकों को पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है। ये नदियां सिर्फ पानी ही नहीं है ना, सभ्यताएं भी तो इनके किनारे ही पनपी हैं। बिल्कुल। भारत में नदियां सिर्फ पानी का स्रोत या रास्ता नहीं है, ये तो संस्कृति और धर्म का केंद्र भी रही हैं। गंगा नदी को ही देख लीजिए, आर्थिक महत्व तो है ही, साथ ही करोड़ों लोगों के लिए वो पवित्र मां हैं। ये नदियां जमीन को आकार देती हैं, जीवन देती हैं और हमारी संस्कृति पर गहरा असर डालती हैं। जब इतनी अलग-अलग तरह की जमीन और जलवायु है, तो जाहिर है पेड़ पौधे और जानवर भी बहुत तरह के होंगे। स्रोत में वर्षावनों से लेकर अल्पाइन वनस्पति तक का जिक्र है। हाँ, भारत की जैव विविधता तो कमाल की है। आप देखिए, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्व में घने वर्षावन हैं।
मध्य भारत में पर्णपाती जंगल हैं जहां साल और सागवान जैसे कीमती पेड़ मिलते हैं। राजस्थान में अलग तरह के कांटेदार वन होंगे। सही। और हिमालय में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है जंगल बदलते जाते हैं। देवदार, चीड़ से लेकर ऊपर अल्पाइन घास के मैदान, जिन्हें बुग्याल कहते हैं, वो मिलते हैं। और ये सब अलग अलग तरह के जानवरों के घर भी हैं। बिल्कुल, यही विविधता वन्य जीवों के लिए अलग अलग तरह के आवास, हैबिटेट मुहैया कराती है। स्रोत में बाघ, शेर, हाथी, गैंडे का जिक्र है। ये तो भारत की पहचान से जुड़े हुए हैं। हाँ, सही कहा आपने। बंगाल टाइगर तो है ही, एशियाई शेर जो सिर्फ गुजरात के गिर जंगल में मिलते हैं। दुनिया में और कहीं नहीं। प्राकृतिक रूप से और कहीं नहीं। फिर एशियाई हाथी है, एक सींग वाला गैंडा है, खासकर असम में। ये सब भारत के जाने माने वन्य जीव हैं। लेकिन जो बात इसे और खास बनाती है वो ये है कि भारत दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का घर भी है। जैसे पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। यहाँ पौधों और जानवरों की ऐसी प्रजातियां मिलती हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, लेकिन यहाँ एक चुनौती भी है। आबादी बढ़ रही है, विकास का दबाव है। इन वन्य जीवों और उनके घरों को बचाना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये जैव विविधता सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, ये हमारे पर्यावरण के संतुलन के लिए बहुत जरूरी है। संरक्षण बहुत जरूरी है। अच्छा, अब आते हैं जमीन के नीचे छिपे खजाने पर। खनिज संसाधन। स्रोत में कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट का नाम है। और ये भी कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक है। ये संसाधन कितने महत्वपूर्ण है? ये तो भारत के औद्योगिक विकास की रीढ़ हैं। कोयला आज भी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। हालांकि अब नवीकरणीय ऊर्जा पर जोर बढ़ रहा है, पर कोयले का महत्व अभी भी बहुत है। हाँ, पर्यावरण की चिंताएं तो हैं ही कोयले से जुड़ी। बिल्कुल हैं। लौह अयस्क से स्टील बनता है, जो हर तरह के निर्माण के लिए जरूरी है। बॉक्साइट से एल्यूमिनियम बनता है। अभ्रक का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है। ये सब उद्योग के लिए बहुत जरूरी हैं। लेकिन इसमें भी कोई पेच है क्या? पेच ये है कि इनका वितरण, मतलब ये कहाँ पाए जाते हैं, ये बहुत असमान है। अच्छा। ज्यादातर खनिज संपदा प्रायद्वीपीय पठार में है, खासकर छोटा नागपुर पठार वाले इलाके में, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़। अच्छा, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि देश के कुछ हिस्से औद्योगिक रूप से ज्यादा विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वहां कच्चा माल आसानी से मिल जाता है, जबकि दूसरे हिस्से पीछे रह जाते हैं। इससे क्षेत्रीय असमानता बढ़ती है। और फिर इन संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो, यह भी एक बड़ा और जटिल मुद्दा बन जाता है। और फिर आती है जनसंख्या। स्रोत का 2021 का अनुमान था 1.4 अरब लोग। दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी, हालांकि अब शायद पहली हो गई है। और घनत्व भी बहुत ज्यादा, औसत 425 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये आंकड़े क्या बताते हैं? ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये बताते हैं कि जमीन पर कितना भारी दबाव है। इतने सारे लोगों के लिए भोजन, पानी, घर, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब जुटाना कितनी बड़ी चुनौती है। हाँ, 425 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर, ये औसत है ना? हाँ, ये औसत है। और ये भी पूरी कहानी नहीं कहता, क्योंकि गंगा के मैदान जैसे उपजाऊ इलाकों में घनत्व इससे कहीं ज्यादा है, हजारों में है, जबकि पहाड़ी या रेगिस्तानी इलाकों में बहुत कम है। तो ये असमान वितरण भी एक चुनौती है। बिल्कुल, इससे संसाधनों और सेवाओं को प्रबंधन और मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये बात भी सही है कि ये विशाल मानव संसाधन एक बहुत बड़ी ताकत भी हो सकता है, अगर उन्हें सही शिक्षा और अवसर मिले। सही कहा। लेकिन अगर जरूरतें पूरी ना हो तो ये एक बोझ भी बन सकता है। कृषि की बात हमने मॉनसून के संदर्भ में की थी। स्रोत कहता है 55% लोग निर्भर हैं और भारत चावल, गेहूं, गन्ना, कपास, दूध का बड़ा उत्पादक है। हाँ, कृषि आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था और समाज की बुनियाद है, खासकर रोजगार देने के मामले में। और यहाँ भी भौगोलिक विविधता साफ दिखती है। वो कैसे? जैसे पंजाब और हरियाणा गेहूं के लिए जाने जाते हैं, पश्चिम बंगाल और दक्षिण भारत चावल के लिए, महाराष्ट्र और गुजरात में कपास ज्यादा होती है, उत्तर प्रदेश में गन्ना, असम में चाय, कर्नाटक में कॉफी। ये सब वहाँ की मिट्टी, पानी और जलवायु पर निर्भर करता है। और दूध उत्पादन में तो भारत नंबर 1 है। हाँ, वो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन स्रोत ये भी कहता है कि सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर और उद्योग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। तो क्या अब कृषि का महत्व कम हो रहा है? देखिए, रोजगार में तो कृषि का दबदबा अभी भी है, लेकिन अगर हम देश की कुल आय यानी जीडीपी को देखें तो उसमें सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा है,
खासकर आईटी सेक्टर का। और उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग, वो भी महत्वपूर्ण है। तो तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। एक तरफ पारंपरिक खेती है जो काफी हद तक मॉनसून पर निर्भर है, दूसरी तरफ आधुनिक, दुनिया से जुड़ा हुआ सेवा और उद्योग क्षेत्र है। लेकिन इसमें भी भूगोल का रोल तो होगा ही। जरूर है। उद्योगों को कच्चा माल चाहिए, ऊर्जा चाहिए जो खनिजों से आती है, जिनकी बात हमने की। सेवा क्षेत्र के लिए अच्छे शहर चाहिए, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। और कृषि भले ही जीडीपी में सीधे कम योगदान दे, लेकिन वो देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है और गांव में लोगों के हाथ में पैसा पहुंचाती है, जिससे बाजार में मांग पैदा होती है। तो वो बाकी क्षेत्रों को भी सपोर्ट करती है। इसलिए कृषि की अहमियत कम नहीं हुई है, बनी हुई है। शोध कुछ और खास भौगोलिक तथ्यों का भी जिक्र करता है, जैसे कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है, कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, गोवा सबसे छोटा। क्या ये सिर्फ सामान्य ज्ञान की बातें हैं? नहीं, ये सिर्फ सामान्य ज्ञान नहीं है। ये भी उसी बड़ी तस्वीर से जुड़ते हैं जिसकी हम बात कर रहे हैं। जैसे कर्क रेखा का बीच से गुजरना, ये भारत को दो मुख्य जलवायु क्षेत्रों में बांटता है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय। हाँ, ये हमने शुरू में बात की थी। सही। कंचनजंगा हिमालय की ऊंचाई और भव्यता का प्रतीक है। राजस्थान का विशाल आकार उसके रेगिस्तानी भूगोल से जुड़ा है। गोवा का छोटा होना उसके तटीय स्थान और उसके इतिहास से जुड़ा है। तो ये तथ्य भी उसी विविधता को दिखाते हैं। तो कुल मिलाकर इस स्रोत के आधार पर हमने देखा कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक तरह से एक भौगोलिक महाद्वीप जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। इसके दक्षिण एशिया वाली लोकेशन, इसका विशाल आकार, हिमालय से लेकर समुद्र तट तक की विविधता, मानसून पर निर्भरता, नदियों का जाल, संसाधनों का असमान वितरण और ये विशाल जनसंख्या, ये सब मिलकर इसे एक बहुत ही जटिल और गतिशील जगह बनाते हैं। इसका मतलब क्या निकाला जाए? में रहता है और कई बार तो मुख्य भूमिका निभाता है। यहाँ की जो विविधता है वही इसकी ताकत भी है और वही चुनौती भी। इसे समझे बिना भारत को समझना मेरी नजर में अधूरा है। ये वो कैनवस है जिस पर भारत का आज और आने वाला कल बन रहा है। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ लाते हैं जो इसी स्रोत की जानकारी से निकला है। हमने देखा कि भारत में भौगोलिक स्थितियां और संसाधन हर जगह एक जैसे नहीं हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं, ये भारत के अलग-अलग हिस्सों की अपनी पहचान को, उनके विकास के रास्तों को और शायद उनके आपसी रिश्तों को किस तरह से प्रभावित करती होंगी। हाँ, ये सोचने लायक बात है। इस पर जरूर सोचिएगा। और इसी के साथ आज की ये बातचीत यहीं समाप्त होती है। नमस्कार। नमस्कार।